गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जैसा कि हम एक टॉपिक चालू कर रखे थे रिसर्च डिजाइन का, मैंने आपको बताया था उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है, और उस वीडियो को हमने खत्म किया था टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन पर। और उसके साथ ही मैंने आपको कहा था कि इसकी डिटेल नॉलेज मैं आपको अगले वीडियो में दूँ। तो आज आपके सामने हाजिर हूँ टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन साथ में लेके। ठीक है, शुरू करें। ओके, आपने अगर मेरे रिसर्च डिजाइन वाला फर्स्ट जो वीडियो है नहीं देखा है तो आपको इसी स्क्रीन पर राइट साइड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे भी मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं टाइप्स की, क्योंकि रिसर्च डिजाइन का ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, तब उसको टाइप्स को अच्छे से समझ पाएंगे। आप रिसर्च डिजाइन को, जैसा कि हमने कहा था, हम डिजाइन करते हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम क्या है, हमें कैसे डिजाइन करना है। पहले तो ये सेलेक्ट करो, फिर ये डिसाइड करो कि कौन सा डाटा या कौन सी पॉपुलेशन या कौन सा हमारा सैंपल साइज रहने वाला है। फिर ये डिसाइड करो कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये हमारा एक क्रूशियल क्वेश्चन है विच हैव टू बी आंसर्ड स्मार्टली। अब कितनी तरह से अपन मेथड अप्लाई कर सकते हैं वो पॉइंट है। अगर सोर्स की बात करोगे तो प्राइमरी सोर्स भी हो सकता है और सेकेंडरी सोर्स भी हो सकता है, लेकिन अगर रिसर्च डिजाइन की बात कर रहे हैं कि हमने रिसर्च को डिजाइन कैसे करना है प्लान करते समय, तो वो 4 तरीके का हो सकता है मेनली। कौन कौन सा? हमने कहा एक डिजाइन हो सकता है एक्सप्लोरेटरी, जिसको हम फॉर्मुलेटिव भी कहते हैं। एक हो सकता है डिस्क्रिप्टिव, जिसका मतलब है कि हम उसको डिटेल में करने वाले हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक एंड एक एक्सपेरिमेंटल। आप इनके नामों को ही समझने की कोशिश करोगे ना तो अपने आप आधी चीज तो समझ में आ जाएगी। पहला क्या है? एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोर करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी डिजाइन क्या कहता होगा? ये कहता है हम हमेशा सबसे ज्यादा, ये वाला डिजाइन वहां यूज होता है जहां पे प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया हुआ हो, यानी बहुत कम स्टडी किया हुआ हो या ना ही किया हुआ हो, बिल्कुल ही नहीं किया हुआ हो। तो ऐसे में जहां पे फ्यू या नो अर्लियर स्टडीज टू रेफर टू और एनी रिलाई अपॉन द प्रेडिक्शन एट आउटकम, तो हम वहां पे ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में पहले कोई स्टडी नहीं हुई है, या अगर स्टडी हुई है तो बहुत कम स्टडी हुई है, तो ये मेथड अप्लाई होता है। इस मेथड को अप्लाई करने का एक्चुअल फोकस क्या होता है कि इस प्रॉब्लम के इनसाइट में जाए, इस प्रॉब्लम के अंदर जाएं और ये पता करें कि ये जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है उसमें कितना किया जा सकता है, कितने फैमिलियराइज हो सकते हैं हम इस टॉपिक की प्रॉब्लम के बारे में, और हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या कहता है, कहाँ पे यूज होता है? अधिकांशतः ये वहां यूज होता है जहां पे हम ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। हाउ टू प्रोसीड, इफ वी आर फोकसिंग ऑन हाउ टू प्रोसीड, तो वहां पे एक्सप्लोरेटरी मेथड अप्लाई किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि हम इस मेथड को अप्लाई करके ये पता लगा पाए कि कितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम गैदर कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं या ऐसा हमारी जरूरत है, तो हमें एक्सप्लोरेटरी डिजाइन मेथड को अप्लाई करना होता है। इसका एक्चुअल गोल क्या होता है? हम बेसिक डिटेल से या उसकी सेटिंग से या उस कंसर्न से हम फैमिलियराइज हो पाते हैं। हमारे को एक अच्छा ग्राउंड मिल जाता है जहां पर हम अपनी एक पिक्चर फ्रेम कर सकते हैं कि किस तरह से अपने को डाटा प्रोसेसिंग करना है और किस तरह से हमें डिजाइन डेवलप करना है। इसके अलावा हमें नए आइडिया, नए अजम्पशन, उन सबको भी हम जनरेट कर सकते हैं। हम एक नए तरीके से चीज़ों को डिटर्मिनेट कर सकते हैं, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारा रिसर्च डिजाइन पे असर आने वाला है। इसके अलावा हमें फ्यूचर की रिसर्च में एक डायरेक्शन मिलता है, किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज बात हो गई, हमें आंसर मिलता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम कैसा कर रहे हैं। तो हाउ बेस्ट टू प्रोसीड, ये आंसर हमें इसकी वजह से मिल जाता है। इसके अलावा हमें ये पता चल जाता है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन जो है हम जनरली
फॉर्मल हाइपोथेसिस के साथ में अप्लाई करते हैं ताकि हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज फॉर्म में सामने लेकर आ सकें। और इसके अलावा जो हम कहें कि ये कहाँ यूज नहीं हो पाता है, ये ध्यान रखो, ये कहाँ यूज नहीं हो पाता है, एक्चुअली जहाँ पे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हो या जहाँ पे आपका जो सैंपल साइज है वो बहुत ही छोटा रहा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो, तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी नेचर ऑफ डिज़ाइन जो है वो आपको ये बताता है कि आपको अंडर पिनिंग जो आपका प्रॉब्लम है इस पे ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो आप ही को उस पर आगे बढ़ना है। तो आप वो कैसे आगे बढ़ सकते हो, ये एक आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। तो इसलिए इसकी एक जो माइनस पॉइंट्स कह सकते हैं, इट फेसेस मोर चैलेंजेस। काम पहले हुआ नहीं है, आप ही को प्रॉब्लम्स ढूंढनी पड़ेंगी, आप ही को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा, तो इट मे बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, राइट। तो अब ये तो हो गया हमारा एक्सप्लोरेटरी, कोशिश करते हैं हम इसमें से ज्यादा निकाल सके। एक आता हमारा डेस्क्रिप्टिव, नाम से ही हाजिर है, क्या मतलब है इसका, डिटेल की बात करेगा। तो इसमें क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस मेथड को अप्लाई करते हैं और क्या एक्चुअली है, व्हाट एग्जिस्ट ऑलरेडी, ये इस बारे में जानकारी देता है। क्या हो सकता है उसके लिए नहीं, देखो प्रेजेंट में और पास्ट में क्या हुआ है उसकी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है इस मेथड से। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजों को ये लागू नहीं कर रहा है, यानी प्रेजेंट और पास्ट को तो ये लागू कर रहा है, कवर कर रहा है, पर फ्यूचर को ये कवर नहीं करता है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारी स्टडी के जरिए हम ये निकाल पाए कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन से आगे कौन सी डायरेक्शंस हमको मिलने वाली है, हम कैसे हमारे प्रेडिक्शन कह लो या असम्पशंस कह लो उनको डेवलप करने वाले हैं। इसके अलावा हमारी जो अप्रोच होने वाली है वो हमारी किस तरह से होगी, हम किस नज़रिए से हमारी प्रॉब्लम को देखते हैं, हम किस तरीके से उसको एनालिसिस करते हैं। अब इससे हमें क्या नहीं पता चलता, हम एक तो डेफिनेट आंसर नहीं ले पाते क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल तो है नहीं, तो एक डेफिनेट आंसर हमें नहीं मिल पाता। एक बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में तो है नहीं, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो भी मेथड्स होते हैं उसमें आपका नजरिया कितना ब्रॉड था, विजन कितना क्लियर था, वो चीजें भी आपके लिए प्लस या माइनस पॉइंट्स का काम करती है। तो इसलिए जो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन है इसमें ये कुछ थोड़ी सी लिमिटेशन आती है। अब आते हैं हम डायग्नोस्टिक पर। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन क्या कहता है, इसमें हम ये कहते हैं कि जो क्लियरली हम डिफाइन कर लें एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम है क्या, ये हमें पता होना चाहिए। जब हमने ये चीज डिफाइन कर ली तो हमारा एडिक्वेट मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने, जैसे अब एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पहले डायग्नोज करेगा व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन ही विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट ना। तो यहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे डायरेक्टली विदाउट हैविंग अ प्रॉपर डायग्नोस्टिक, तो आप मान के चलना आप केवल टाइम, मनी और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो डायग्नोस्टिक मेथड प्रॉब्लम को एक्चुअल समझने की कोशिश करता है, क्लियरली डिफाइन करता है, फिर हम दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ये समस्या है तो हमें अब इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो डायग्नोस्टिक डिजाइन जो होता है वो क्लियर कट डेफिनेशन होता है किसी भी पॉपुलेशन का, कौन सी पॉपुलेशन होने वाली है, कितनी पॉपुलेशन होने वाली है, उनका क्या अप्रोच रहने वाला है, हम उनसे क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इन सारी चीजों का एक क्लियर कट इम्प्रेशन होता है। हम जब भी सैंपल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, डाटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो हम हमेशा डायग्नोस्टिक डिजाइनिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। अब ये कहाँ हेल्पफुल है, जनरली ये सोशल साइंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने में डायग्नोस्टिक मेथड अप्लाई किया जाता है, जिसमें हम सोसाइटी से रिलेटेड जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होते हैं उसके कॉजेस को, उसके पीछे क्या ऐसी चीजें रही है, क्या हुआ था और क्या अभी है, इन सब बातों को पता करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर कट डिफाइन करता है समस्या को। अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंटल पे। अब एक्सपेरिमेंटल खुद अपने नाम से क्लियर कर रहा है, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं इसमें। अब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उसका ये मतलब है प्रयोग कर कर के हम उस कारण को रिमूव करने की कोशिश करेंगे जो प्रॉब्लम को अराइज कर रहा है।
तो एक्चुअली एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है वो किसी प्रोसीजर का। एक्सपेरिमेंट में हम ये दिखाते हैं किस तरह से हमने प्रॉब्लम को शुरू से पहचाना और फिर उसको हमने आगे लेके गए। तो उसकी ब्लूप्रिंट है एक तरीके से कि प्रोसीजर कैसे फॉलो किया गया, और इससे हमें फायदा ये मिलता है कि उसको पूरी प्रोसीजर पे कंट्रोल करने का, एक कोऑर्डिनेट करने का मौका मिलता है। वहां पे कोई भी चीज आंख से, हाथ से, दिमाग से चूक नहीं पाती। हर एक चीज बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन होता है एक्सपेरिमेंट में। आपकी जरा सी भी गलती रिजल्ट्स चेंज कर सकती है। तो एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है उसमें एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन एक बेहतरीन रिजल्ट्स की तरफ इंडिकेट करता है, इशारा करता है। इसमें ट्रू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसलिए ना केवल कंट्रोल बल्कि इसमें रैंडमाइजेशन, हम चीजों में बदलाव करते हैं अचानक से, या हम मैनिपुलेशन, इन सारी चीजों में हम अपना कंट्रोल रखते हैं। इसके अलावा ये बात करता है, इससे हम कॉजेस को डिफाइन कर पाते हैं, कंट्रोल इजी कर पाते हैं। लेकिन ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है? अगर हम बात कहें, ये एक्चुअल नहीं होता है, रियल नहीं होता है। हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो कुछ अजम्पशंस को साथ में लेके चलते हैं, तो इट मे बी आर्टिफिशियल, नॉट रियल। तो ये जो आर्टिफिशियल होता है, इसलिए ये क्वालिटेटिव मेथड्स अप्लाई नहीं करता। क्वांटिटेटिव तो मेथड्स के लिए अप्लाई हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट में हम क्वांटिफाई कर लें, पर क्वालिटेटिव में ये थोड़ा सा मुश्किल देता है जो एक्सपेरिमेंटल है। तो इसलिए ये हर एक जो हमारा मेथड है, जो टाइप है, वो हर एक अपनी चीजों के बारे में क्लियर कर रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मेथड जो है ना, उसको हम जहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, असम्पशंस लेनी है, हाइपोथेसिस डेवलप करना है, वहाँ पे ये मेथड बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि ये आर्टिफिशियल है तो क्लियरली डिफाइन नहीं करता है क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स को। हाँ, क्वांटिटेटिव मैटर्स को ये इजीली सॉल्व करता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, जो कि रिसर्च डिजाइन के टाइप्स की बात करते थे। अगर आपको इससे पहले का वीडियो देखना है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो पे जा सकते हैं, और इसके आगे भी मैंने मार्केटिंग रिसर्च के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आपको ये चीजें पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना रिवर्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में शेयर और लाइक करना याद रखिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।